हेलो एवरीबॉडी, मैं मुकुंद आप सबका स्वागत करता हूं हमारे PSRM स्टडी चैनल में। हम लोग आज करने वाले हैं क्लास 9th के सिविक्स से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, देखिए इलेक्टोरल पॉलिटिक्स कहने का मतलब हमारे इंडिया में जो पॉलिटिक्स है और जो इलेक्शन का प्रोसेस है, कैसे इलेक्शन सिस्टम और पॉलिटिक्स आपस में इंटर रिलेटेड है। हमारे इंडिया में जो डेमोक्रेसी है, जो गवर्नमेंट के फंक्शन होते हैं, वो कैसे इलेक्शन से रिलेटेड है, हम लोग इस चैप्टर में इसी चीज़ को समझेंगे। ओके, हम लोग जो बात करते हैं ना इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, ठीक है, देखिए हम लोग एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हम लोग इंडिया। ये हम सभी जानते हैं कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन इन द वर्ल्ड। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी कहीं पे भी हो, डेमोक्रेसी क्या रेफ़र करता है, डेमोक्रेसी इंडिकेट करता है एक ऐसा सिस्टम जहाँ पे लोग अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट दे के चुनते हैं, यही है ना। तो इलेक्शन एक ऐसा तरीका है जहाँ पे लोग वोट डालते हैं। ठीक है, डेमोक्रेसी में आप क्या देखते हैं कि पीपल चूज देयर लीडर्स। ओके, people govern themselves indirectly through their elected representatives. So what we notice in our India, okay, that people do not govern themselves directly, people do govern themselves through elected representatives. And तो हम लोग ये देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या करते हैं, लोग जो गवर्नमेंट चूज करते हैं, ठीक है ना। डेमोक्रेसी में आपको पता है कि लोग इनडायरेक्टली खुद को गवर्न करते हैं, और किसके थ्रू गवर्न करते हैं, तो सेट और ग्रुप ऑफ लीडर्स इलेक्टेड बाय पीपल, पीपल ही तो अपने लीडर्स को चूज करते हैं। तो हम लोग ना इस टॉपिक में यही चीज़ देखेंगे, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स होता क्या है इसको समझेंगे, इलेक्शन के प्रोसेस क्या है ये समझेंगे। ठीक है, आज हम लोगों के चैप्टर का पहला वीडियो है, तो हम लोग आज के वीडियो में डील करेंगे एक एग्जाम्पल के तौर पे, एक केस स्टडी के तौर पे हम लोग इलेक्शन का एग्जाम्पल लेंगे, हरियाणा इलेक्शन का। ठीक है ना, हरियाणा के इलेक्शन के थ्रू हम लोग समझेंगे कि लोग किस तरीके से इलेक्शन के थ्रू वोट दे के एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चेंज करते हैं। हमें पता है ना, डेमोक्रेसी में अगर लोग एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से खुश नहीं होते हैं तो वो क्या करते हैं, अगले इलेक्शन में उनको टर्मिनेट कर देते हैं, उनको वोट नहीं देते हैं। ठीक है, तो हम लोग हरियाणा के इलेक्शन के थ्रू समझेंगे कि गवर्नमेंट कैसे चेंज होती है, नई गवर्नमेंट कैसे बनती है, और अगर नए गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से भी लोग खुश नहीं है तो लोग उनको कैसे चेंज करते हैं। तो हम लोग आज इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, इलेक्शन और असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके देखते हुए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ओके, तो हम लोग ये समझते हैं कि किसी भी कंट्री में जहाँ डेमोक्रेसी है, लोग गवर्नमेंट को चूज करते हैं, ठीक है, वोटिंग के द्वारा चूज करते हैं। ठीक है, उनके द्वारा जो चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो वहाँ के लोगों के लिए कानून बनाते हैं, कानून को एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है ना, देखिए जो डेमोक्रेसी का जो सबसे कॉमन फॉर्म है वो आपको ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, कि हर जगह लोग अपने लीडर्स को चुनते हैं। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की। ठीक है, अगर हम इसको डिफाइन करने की बात करें, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को डिफाइन करने की बात करें, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नीड्स ऑफ इलेक्शन एंड स्टेप्स टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स जब हम कहते हैं तो हमारा मतलब क्या होता है कि इलेक्शन से होता है, इलेक्शन के कंडक्शन से होता है, इलेक्शन को कैसे डेमोक्रेटिक बनाया जाए उन सारे स्टेप से होता है। ठीक है ना, सो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट इलेक्शन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स, नीड्स ऑफ इलेक्शन एंड स्टेप्स टू मेक इलेक्शन डेमोक्रेटिक। साथ ही साथ देखिए जब हम इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इंश्योर करता है कि देखिए हमारे इंडिया में जो इंडिपेंडेंट बॉडी है जो इलेक्शन को कंडक्ट करती है, कौन से ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट करती है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है ना, इलेक्शन कमीशन इंडिया में इलेक्शन कंडक्ट करती है, ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। ठीक है, जिसका काम है इलेक्शन कंडक्ट करना। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन के रोल को भी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इंश्योर करता है कि इलेक्शन कमीशन अपने रोल को इफ़ेक्टिवली फुलफ़िल करे। जो इलेक्शन कमीशन है उसकी ये जिम्मेदारी है कि इलेक्शन को बिल्कुल फ्री एंड फेयर इलेक्शन बनाया जाए इंडिया में। ठीक है, सो ये तो समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स इलेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इलेक्शन क्या होता है। देखिए बहुत ही कॉमन चीज़ है, हर कोई समझते हैं कि इलेक्शन क्या होता है। इलेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सिटीजन अपने वोट के थ्रू अपने लीडर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, यही है ना इलेक्शन।
हम लोग देखते हैं हमारे यहाँ इलेक्शन होता है हर 5 साल में, ठीक है। तो वहाँ पे क्या करते हैं, हर एक एरिया से, हर एक सीट से, जिसको हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं, इसी चैप्टर में हम लोग आगे इस टर्म को देखेंगे। वैसे हम लोग अच्छे से समझते हैं कि सीट क्या होते हैं, ठीक है ना। इलेक्शन के हिसाब से कंट्री को या स्टेट को यूनिट में बांटा जाता है, उसी को आप सीट कहते हैं, ठीक है। तो हर एक सीट से हर एक पार्टी के या इंडिपेंडेंट लीडर्स होते हैं, लोग उनको चूज करते हैं। कैसे चूज करते हैं, तो अपना वोट उनको देते हैं, ओके। सो इलेक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लोग अपना वोट दे के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चूज करते हैं, ठीक है ना। सो इलेक्शन इज अ प्रोसीजर बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल। और ये रेगुलर इंटरवल नॉर्मली कितने टाइम का होता है, 5 साल का होता है, ठीक है। 5 साल से पहले भी गवर्नमेंट चेंज होती है, हो सकती है, ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या देखते हैं कि 5 साल के लिए गवर्नमेंट इलेक्ट होती है, ठीक है ना। सो इलेक्शन इज अ प्रोसीजर बाय विच पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव एट रेगुलर इंटरवल, ओके। पीपल कैन ऑल्सो चेंज द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड। देखिए, पीपल कैन ऑल्सो चेंज द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इफ दे आर नॉट सेटिस्फाइड बाय द परफॉर्मेंस ऑफ द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट। हमें पता है ना कि लोग जो सरकार है उसको चेंज कर सकते हैं। सरकार के जो काम है उससे लोग खुश नहीं है, सरकार के परफॉर्मेंस से लोग खुश नहीं है, तो लोगों के पास मौका है ना कि अगले इलेक्शन में क्या करेंगे, लोग उस सरकार की, जो भी पार्टी की सरकार है, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे, उसको वोट नहीं करेंगे। अगर ये फैसिलिटी डेमोक्रेसी प्रोवाइड नहीं करेगी, अगर ये सुविधा डेमोक्रेसी में नहीं होती, तो क्या डेमोक्रेसी बेस्ट फॉर्म होता गवर्नमेंट का? बिल्कुल नहीं होता। तो डेमोक्रेसी का एक एडवांटेज तो है कि अगर लोगों ने जिस एक्सपेक्टेशन के साथ सरकार को वोट किया है और वो एक्सपेक्टेशन सरकार फुलफ़िल नहीं करती है, तो लोगों के पास अपनी गलती को, अपने मिस्टेक को करेक्ट करने का एक मौका होता है, और इन द नेक्स्ट इलेक्शन पीपल कैन रिजेक्ट द गवर्नमेंट, ठीक है ना। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, पीपल कैन ऑल्सो चेंज द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, ठीक है ना। देखिए, हम लोग ना एक एग्जाम्पल के थ्रू इस चीज़ को समझते हैं कि लोग जो लोग होते हैं, जो सिटीजन होते हैं, वो कैसे गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, या जो गवर्नमेंट पहले से एग्जिस्ट कर रही है, लोग अगर उसके परफॉर्मेंस से खुश नहीं है, सेटिस्फाइड नहीं है, तो कैसे उसको पावर से हटा देते हैं, लोग कैसे फिर एक नया गवर्नमेंट लाते हैं। और अगर लोग नए गवर्नमेंट से भी खुश नहीं है, तो लोगों के पास वो पावर है कि वो उस नए गवर्नमेंट को भी पावर से हटा सकते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल हमारे पास है हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, ठीक है ना। तो हम लोग हरियाणा विधानसभा चुनाव या हरियाणा लेजिस्लेटिव इलेक्शन से इस चीज़ को समझते हुए चलते हैं, ओके। तो आइए देखते हुए चलते हैं हरियाणा लेजिस्लेटिव इलेक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख रहे हैं इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कैसे इलेक्शन होता है, ठीक है, उसका क्या प्रोसीजर है, हम लोग ये समझने वाले हैं। तो देखिए, हरियाणा में 1982 से कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, ठीक है। और चौधरी देवीलाल अपोजिशन के लीडर थे। चौधरी देवीलाल हरियाणा की एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है, ठीक है। उनको प्यार से लोग ताऊ बोलते हैं, ठीक है ना। देखिए, हमारे यहाँ ना पॉलिटिक्स में अगर आप एक पैटर्न फॉलो कीजिएगा, तो जो पॉपुलर लीडर होते हैं, ठीक है ना, लोगों के बीच में वो अपने जो उनके नाम है, रियल नेम है, उसके अलावे और नाम से भी पॉपुलर होते हैं। और वो नाम ऐसे होते हैं जो उनके सपोर्टर को ये फील देते हैं, ये सेंस देते हैं कि वो उनकी फैमिली से है, फैमिली बॉन्डिंग वाली फील देते हैं, ठीक है ना। जैसे ताऊ जी हो गए, ताऊ देवीलाल, ठीक है, चौधरी देवीलाल को ताऊ बोलते हैं। आपके पास ऐसे बहुत एग्जाम्पल है अपने पॉलिटिक्स में, अभी के कॉन्टेम्प्रेरी पॉलिटिक्स में आप देखिए, ठीक है। स्टार्टिंग से चलिए आप, राष्ट्रपिता या बापू गांधी जी हो गए, चाचा नेहरू हो गए, दीदी हैं, बुआ है, मामा है, हमारे पॉलिटिक्स में सब अवेलेबल है ना। दीदी किसको कहते हैं आपको पता है, बुआ किसको कहते हैं, बाबा किसको कहते हैं, ये सब हमारे पॉलिटिक्स में है, ठीक है ना। तो हम लोग उसके ऊपर ज़्यादा कमेंट करने नहीं जा रहे हैं, बस एग्जाम्पल के तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पे चौधरी देवीलाल ताऊ के नाम से पॉपुलर है, हरियाणा के लोग इन्हें ताऊ कहते हैं, ठीक है ना। सो इन इंडियन पॉलिटिक्स ही इज ऑल्सो नोन एज ताऊ, ठीक है। अम्मा नाम से भी एक हमारे यहाँ पॉलिटिशियन है जिनको लोग अम्मा बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम लोग मुद्दे पे आते हैं। सो चौधरी देवीलाल ना अपोजिशन लीडर हैं। बात हम लोग कर रहे हैं 1982 की, जब कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी, ठीक है। चौधरी देवीलाल ने, ताऊ देवीलाल ने एक नई पॉलिटिकल पार्टी फॉर्म की और उसका नाम है लोकदल, ठीक है ना। लोकदल नाम से उन्होंने एक नई पार्टी ऑर्गेनाइज की, ठीक है।
चौधरी देवीलाल ने गवर्नमेंट के अगेंस्ट एक मूवमेंट लॉन्च किया और लोगों को अपने साथ जुड़ने की अपील की। देखिए, हम लोग बात करते हैं ना कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होती है तो वो अपने आप को किसका लीडर बताते हैं। हमारे इंडिया में आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी देखिएगा तो वो पार्टी क्लेम करती है कि वो पार्टी किसानों के इंटरेस्ट के लिए लड़ने वाली पार्टी है, वो पार्टी जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको सपोर्ट करने वाली पार्टी है। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप देख लीजिए, ठीक है ना। तो चौधरी देवीलाल लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध, ठीक है। उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम उन्होंने क्या दिया, न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस, ठीक है। इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने लोगों से अपील की कि वो उनको पावर दे, सपोर्ट करे। जब उनकी गवर्नमेंट बनेगी तो वो किसानों के लिए लोन देंगे, किसानों को लोन देंगे और जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको लोन देंगे, ठीक है ना। सो ही प्रॉमिस्ड इन हिज मैनिफेस्टो टू लोन्स टू बी गिवन टू द फार्मर्स एज वेल एज द स्मॉल बिजनेसमैन। मैनिफेस्टो कहने का मतलब क्या होता है कि इलेक्शन से पहले हर एक पॉलिटिकल पार्टी कुछ प्रॉमिस करती है, लोगों से वोट पाने के लिए लोगों को कुछ उम्मीदें देती है, कुछ प्रॉमिस करती है, उसी को हम लोग मैनिफेस्टो कहते हैं, घोषणा पत्र कहते हैं, ठीक है ना। सो चौधरी देवीलाल लेड अ मूवमेंट, चौधरी देवीलाल फॉर्म्ड एन ऑर्गेनाइजेशन, अ पॉलिटिकल पार्टी नेम्ड लोकदल, ठीक है। देवीलाल ने किसानों से और छोटे व्यापारियों से प्रॉमिस किया कि वो उनको लोन देंगे, ठीक है। और हरियाणा के जो लोग थे वो उस टाइम पे कांग्रेस की गवर्नमेंट से खुश नहीं थे। इलेक्शन होता है, ठीक है, तो इलेक्शन में क्या करते हैं लोग, लोकदल और उसके जो सपोर्टिंग पार्टी होते हैं, लोकदल के साथ की जो पार्टी है सहयोगी पार्टी है, ठीक है। तो हरियाणा के लोग ना कांग्रेस के अगेंस्ट लोकदल को वोट करते हैं। टोटल 90 सीट होते हैं हरियाणा में उस टाइम, जिसमें 76 सीट पे लोकदल और इसके जो अलायंस है, इसके जो एलिड हैं, इसके जो सहयोगी पार्टी है, उनको टोटल 76 सीट मिलती है। अकेले लोकदल को 60 सीटें मिलती है। लोकदल इंडिविजुअली गेट 60 सीट्स आउट ऑफ 90। सो लोकदल के पास क्लियर मैंडेट था कि ये बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के हेल्प के भी गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है। कांग्रेस को उस इलेक्शन में सिर्फ 5 सीटें मिली, ठीक है ना। तो जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं लोकदल और उसके अलायंस या एलिड पार्टी के, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव्स ने मिलके देवीलाल को अपना लीडर चुना एज अ सीएम के रूप में देवीलाल चुने गए, ठीक है। और सीएम जब बनते हैं देवीलाल तो वो क्या करते हैं, उन्होंने जो प्रॉमिस किया था लोन किसानों और छोटे व्यापारियों के लिए उन्होंने जो प्रॉमिस किया था उसको ग्रांट करने का उन्होंने ऑर्डर दिया, ठीक है। ही पास्ड एन ऑर्डर टू लोन ग्रांटेड टू फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन, ठीक है। तो उन्होंने अपने प्रॉमिस को पूरा किया। लेकिन क्या होता है, हरियाणा के लोग, ये जो गवर्नमेंट थी देवीलाल की या लोकदल की जो गवर्नमेंट थी, ये 4 साल ही रूल कर पाई, ठीक है। उसके बाद फिर से इलेक्शन होता है हरियाणा में और इस बार लोग देवीलाल के पार्टी को सपोर्ट नहीं करके लोग कांग्रेस को वोट करते हैं और कांग्रेस दोबारा पावर में आती है, कांग्रेस फिर से पावर गेन करती है, ठीक है। तो देखिए, हरियाणा के इलेक्शन से हम क्या समझ रहे हैं कि लोग वोट करके एक एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं। लोग एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग परफॉर्मेंस नहीं देने वाले गवर्नमेंट को भी चेंज कर सकते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में क्या है कि जो पार्टी अभी रूल में है, जो पार्टी रूल कर रही है, वो पार्टी भी रूल से बाहर जा सकती है, उसको भी पावर से बाहर कर सकते हैं लोग वोटिंग के थ्रू, ठीक है ना। हरियाणा के लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन के एग्जाम्पल से हम लोग इलेक्शन के पैटर्न को समझ सकते हैं, इलेक्शन के मतलब समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये देखिए, आपने यहाँ पे देखा है ना, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो कांग्रेस हो या लोकदल हो, ठीक है, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है इलेक्शन जीतने के लिए उनके बीच में एक कंपटीशन होता है, ठीक है, जिसको आप कह सकते हैं इलेक्टोरल कंपटीशन और पॉलिटिकल कंपटीशन। तो हम लोग समझते हुए चलते हैं कि ये पॉलिटिकल कंपटीशन क्या होते हैं और इसकी मीनिंग क्या होती है। ओके, तो आइए देखते हुए चलते हैं हम लोग पॉलिटिकल कंपटीशन और मेरिट्स और डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन। तो हरियाणा के एग्जाम्पल से हम लोग ये समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी में लोगों को गवर्नमेंट चूज करने के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी है। इलेक्शन ही एक ऐसा मीडियम है जिसके थ्रू लोग गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, लोग अपने डिज़ायर्स को फुलफ़िल करते हैं, लोग अपने इच्छाओं को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग इसके आधार पे कह सकते हैं कि इलेक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग ना इसके बाद समझते हैं इलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, तो हम लोग ना हरियाणा के विधानसभा चुनाव से इलेक्शन के मीनिंग को समझ रहे हैं। ये
हम लोग ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से इलेक्शन के थ्रू लोग एक गवर्नमेंट को चेंज कर सकते हैं अगर लोग गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड नहीं है तो, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग समझ रहे हैं कि डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करने के लिए, डेमोक्रेसी को एग्जीक्यूट करने के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी है, ठीक है ना। इलेक्शन का कंडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो हम लोग ना अब ये कुछ ऐसे पॉइंट्स देखते हुए चलेंगे जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि इलेक्शन कितना इम्पॉर्टेंट है, इलेक्शन का इम्पोर्टेंस क्या है। देखिए, हम जानते हैं कि इलेक्शन किस लिए ज़रूरी है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो पॉपुलेशन के हिसाब से इंडिया एक बहुत बड़ा नेशन है। अगर हम स्टेट की ही बात करते हैं तो हमें पता है कि हमारे इंडिया में ऐसे स्टेट्स भी हैं जो बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज से साइज में बड़े हैं, पॉपुलेशन में भी बड़े हैं। तो हम लोगों ने जो बिल्कुल जो इनिशियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी था वहाँ, जैसे हमने यूनान में देखा था, ठीक है, कि लोग क्या होते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं तो मिल के सारे लोग, शहर के लोग इकट्ठे होते हैं और फिर फैसला लेते हैं। तो क्या ये आइडिया प्रैक्टिकल होगा अगर हम नेशनल लेवल की बात करते हैं कि पार्लियामेंट में देश के सभी लोग इकट्ठा होकर फिर डिसीजन ले? प्रैक्टिकल नहीं है। हाँ, काफ़ी हद तक ये हमारा जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, जो थर्ड लेवल का गवर्नमेंट है, वहाँ पे ऐसे डिसीजन लिए जाते हैं कि गवर्नमेंट के जो हमारे जो पंचायत के मेंबर्स हैं वो इकट्ठे हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं इस लेवल पे, तो इस लेवल पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए लोग क्या करते हैं, अपने लीडर्स को चूज करते हैं, एक एरिया के लीडर को रिप्रेजेंटेटिव बना के पार्लियामेंट में भेजते हैं या लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजते हैं, ठीक है ना। तो हम ये जानते हैं कि डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसको फुलफ़िल करने के लिए, डेमोक्रेसी के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करने के लिए इलेक्शन का होना ज़रूरी है। इलेक्शन होगा तभी लोग वोट करेंगे, ठीक है ना। तो डेमोक्रेसी के लिए इलेक्शन इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट, एसेंशियल एलिमेंट ऑफ डेमोक्रेसी, ठीक है। सेकेंड हम क्या देखते हैं कि इलेक्शन के थ्रू जो लोग वोट करते हैं, जो वोटर्स हैं, जो सिटीजन जो वोट करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, तो इलेक्शन के थ्रू उन वोटर्स को एसेस करने में काफ़ी आसानी होती है, ठीक है ना। इलेक्शन हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ पीपल, इलेक्शन हेल्प्स इन असेसमेंट ऑफ पीपल हु वोट। जो लोग वोट करते हैं उनको एसेस करने में, एसेस करने का मतलब उनको समझने में। जैसे देखिए, हम लोग बात करते हैं हमारे यहाँ, हम लोग इतने पॉपुलर डेमोक्रेटिक नेशन है, लेकिन अभी भी आप हमारे यहाँ के डेमोक्रेसी में इलेक्शन का पैटर्न देखते हैं तो जो लीडर्स होते हैं वो फ्री बांटने वाली पॉलिटिक्स करते हैं कि हम इलेक्शन जीत के आएंगे तो लोगों को पर्टिकुलर सेक्शन को ये फ्री देंगे, इतना फ्री देंगे, लोन फ्री देंगे, सामान फ्री देंगे, ऐसे करके लोगों को ल्योर करते हैं, लालच देते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्शन में जो आप रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं, इलेक्शन में आप जिस पार्टी के मैनिफेस्टो का, जिस पार्टी के प्रॉमिस को चूज करते हैं, ये दिखाता है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन क्या है, लोगों की समझ कितनी है। लोग फ्री के पैसों के नाम पे वोट दे रहे हैं या लोग डेवलपमेंट के नाम पे वोट दे रहे हैं, ठीक है ना। तो लोगों के असेसमेंट को आप कर, लोगों के जो वोटर्स की जो मेंटालिटी है, वोटर्स की जो एबिलिटी है, वोटर्स की जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, उसको इलेक्शन के थ्रू एसेस किया जा सकता है। साथ ही साथ आप देखिए तो ये ना इलेक्शन कहीं ना कहीं एनालाइज करने में भी मदद देती है, ठीक है। इसके थ्रू आप एनालाइज कर सकते हैं कि लोग कैसे रिप्रेजेंटेटिव्स चाहते हैं, लोगों को किस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, लोग किस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स को चाहते हैं, ये एनालाइज करने में सहूलियत होती है। साथ ही साथ आप देखिए यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके ऊपर भी इलेक्शन एक ना प्रेशर डालता है, एक जेन्युइन प्रेशर डालता है। देखिए, रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है कि वो तभी तक रिप्रेजेंटेटिव्स रहेंगे जब तक लोगों का उनके पास सपोर्ट होगा, और लोगों का सपोर्ट उन्हें अगर चाहिए तो उन्हें लोगों के लिए काम करना होगा, अपने एरिया में उन्हें लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम करना होगा, ठीक है। अपने वो पार्लियामेंट में या असेंबली में लोगों के इंटरेस्ट से जुड़े हुए इश्यूज़ को उन्हें उठाना होगा। तो यहाँ पे आपके रिप्रेजेंटेटिव्स के ऊपर भी एक प्रेशर होता है कि वो लोगों के एक्सपेक्टेशन को फुलफ़िल करे, ठीक है ना। साथ ही साथ देखिए तो इलेक्शन ना वोटर्स को और चॉइस भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्शन के थ्रू वोटर्स डिसाइड करते हैं कि उनके लिए जो लॉ मेकर्स होंगे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही तो हमारे लॉ मेकर है, जो पार्लियामेंट में जाएंगे, असेंबली में जाएंगे, तो लोग कहीं ना कहीं अपने लॉ मेकर्स को डिसाइड करते हैं। लोग डिसाइड करते हैं इलेक्शन के थ्रू ही कि कैसा गवर्नमेंट, किस तरीके की गवर्नमेंट वो लोग चूज करते हैं। हर एक पॉलिटिकल पार्टी के अपने बेसिक आइडियाज़ होते हैं, तो लोग ये डिसाइड करते हैं कि किस पार्टी के आइडियाज़ के थ्रू
उनकी कंट्री गवर्न की जाएगी, ठीक है ना। तो हम लोग ये हिसाब से कह सकते हैं कि इलेक्शन के लिए डेमोक्रेसी एक एसेंशियल कंडीशन है। बिना इलेक्शन के डेमोक्रेसी को फुलफ़िल करना प्रैक्टिकल नहीं होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज के वीडियो में जो टॉपिक हम लोगों ने डील किए हैं, चाहे वो इलेक्शन की मीनिंग हो, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की मीनिंग हो, हरियाणा का लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन हो या इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन हो, आपने इन सारे टॉपिक को काफ़ी अच्छे से समझ लिया होगा। और अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे व्हाट्सएप नंबर पे आप अपने प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने प्रॉब्लम कमेंट्स में भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने सजेशन भी कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।